नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मैं दुबई से सरिता को फ़ोन करता और कहता, मेरी तीनों बहुओं और बेटों पर कभी सख्ती मत करना, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना। बेटे काम पर जाएं तो ठीक, वरना उन्हें आराम करने देना, उनका जेब खर्च मैं दूंगा। मुझे यकीन था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब बेटे मुझे खुद वापस बुला लेंगे और मेरी सेवा करेंगे। लेकिन अचानक मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और मैं वापस आ गया। एयरपोर्ट पर मेरी पत्नी सरिता अकेली मुझे लेने आई, बेटे साथ नहीं थे। जब मैंने सरिता से बेटों के बारे में पूछा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर पहुंचकर जैसे ही बड़े बेटे को गले लगाने लगा तो उसने मुझे धक्का देकर कहा, अगर 1 साल और दुबई में लगा लेते तो कौन सी तुम्हें मौत आ जानी थी। छोटे बेटे और बहुएं भी मुझे निकम्मा कहने लगे। मैं रोता हुआ छत वाले कमरे में चला गया और खुद को वहां बंद कर लिया। 3 दिन तक जब कोई मेरे पास नहीं आया तो मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे आया, लेकिन भगवान का करिश्मा देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी पत्नी सरिता से कहा, मुझे पूरे 20 साल दुबई में हो गए हैं और अब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर ने मुझे काम करने से मना किया है, इसीलिए मैं वापस आ रहा हूँ। तब अचानक मेरे बेटे और बहुओं के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर पहले चमकने वाले सबके चेहरे एकदम से मुरझा गए। बड़े बेटे ने घबराते हुए कहा, पापा अच्छी भली नौकरी छोड़कर वापस क्यों आ रहे हो? तुम्हें तो पता है भारत के हालात कैसे हैं, यहाँ तो मरते दम तक कमाई करनी पड़ती है। बेटे की बात सुनकर रमेश कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर हिम्मत करके बोला, अगर मुझे दिल की बीमारी नहीं होती तो मैं 5 साल और यहाँ गुजार कर वापस आता। रमेश ने प्यार भरे लहजे में कहा, लेकिन सबको जैसे सांप सूंघ गया था। कुछ देर पहले जो बेटे और बहुएं आसपास जमा हो रहे थे वो सब धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। कुछ देर बाद रमेश ने उन्हें अपने आने की तारीख बताकर फ़ोन रख दिया। सरिता फ़ोन हाथ में लिए खामोश बैठी रही। बेटों के बदलते चेहरे उसकी नज़रों से छुपे नहीं थे। उसे वो दिन याद आ रहा था जब 25 साल की उम्र में 3 बच्चों और बूढ़े माता पिता का बोझ लेकर रमेश नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भारत में उसे कोई ऐसा रोजगार नहीं मिला जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। थक हार कर उसने दुबई जाने का फैसला कर लिया। दुबई में उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन फिर दोबारा पलटकर उसे कभी भारत आना नसीब नहीं हुआ। बस वहीं से पैसे भेजता रहा, बेटों की हर ख्वाहिश पूरी की, अच्छी पढ़ाई करवाई। जब बेटे बड़े हुए तो सबको उसने गाड़ियां तक लेकर दी। सरिता ने जहां उसके माता पिता की बहुत सेवा की और अपने बच्चों के सब नखरे उठाए। बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों पर लग गए थे। जब उनकी शादी का समय आया तब भी रमेश ने खुद आने की बजाय लाखों रुपए वहां से बच्चों के लिए भेज दिए ताकि आने पर नौकरी का नुकसान ना हो। धीरे धीरे समय गुजरता गया। रमेश जब भी भारत आने की कोशिश करता तो बेटे और बहुएं पहले ही मना कर देते थे, लेकिन अब आखिरकार बीमार होने की वजह से और दूसरा इस उम्र में उसका भी अपने पोतों को देखने का बहुत मन करता था, इसीलिए वापस भारत आ गया। जिस समय उसकी फ़्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी तो उसकी आंखें चमक रही थी। वो सोच रहा था कि जरूर पूरा परिवार उसे लेने के लिए आया होगा। उसके बेटे और पोतों ने एयरपोर्ट पर हंगामा मचाया हुआ होगा, उनके हाथों में फूल होंगे, सबके सब उससे मिलने के लिए बेताब होंगे। ये सोचते हुए रमेश अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन सामने सरिता को अकेला देखकर हैरान रह गया। सिर्फ वही थी जो पल्लू सिर पर लिए खड़ी थी। 20 साल पहले वाली सरिता और आज की सरिता में जमीन और आसमान का फर्क था। बदल तो रमेश भी गया था। दोनों ही जवान थे लेकिन अब बुढ़ापे में आ चुके थे। जब रमेश पत्नी के पास आया तो सरिता ने नमस्ते करने के बाद पूछा, कैसे हो तुम? रमेश बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं आए?
सुमित, सोहन और रोहन वो सब तो मुझसे मिलने के लिए बेताब होंगे। रमेश ने जोश भरे लहजे में कहा तो सरिता खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फौरन आंसू अपने पल्लू से साफ कर लिए ताकि रमेश को कुछ पता ना चले। फिर वो धीरे से बोली, तीनों बेटों को आज काम से छुट्टी नहीं मिली थी। उन्हें कोई ज़रूरी काम था। बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं और मैं चाहती थी कि सबसे पहले तुम्हें मैं ही देखूंगी, इसीलिए मैं अकेली आई हूँ। ये कहते हुए सरिता ने ऑटो रोका तो रमेश हैरान रह गया। तुम गाड़ी लेकर नहीं आई? घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं, रमेश ने हैरानी से कहा। सरिता बोली, 3 गाड़ियाँ तो हैं जी, लेकिन तीनों गाड़ियाँ बच्चों के पास होती हैं और वैसे भी मुझे तो कहीं जाना भी नहीं होता कि मैं अपने पास गाड़ी रखूं। घर पास ही है, हम अभी पहुंच जाएंगे। रमेश खामोश हो गया। घर पहुंचे तो रमेश की सोच के उल्टा घर में उसके स्वागत के लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई थी। ना ही कोई खुशी दिख रही थी और ना ही कोई रौनक थी। सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। घर में इतनी खामोशी क्यों है? रमेश ने कहा तो सरिता बात छुपाते हुए बोली, मैंने कहा तो है कि घर में कोई नहीं है। तुम खाना खाकर आराम करो, रात तक सब अपने अपने काम से वापस आ जाएंगे, तभी तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। सरिता की बात सुनकर रमेश हैरान हो गया। लड़के नहीं सही, उनकी पत्नियां तो घर में ही थीं, मगर कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। लेकिन उसने अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डाला और कमरे में जाकर आराम करने लगा। जब उसकी आंख खुली तो घर में बच्चों का शोर मचा हुआ था। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया और जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आकर देखा तो सच में घर में खूब रौनक लग रही थी। तीनों लड़के कामकाज से वापस आ चुके थे। छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे थे। रमेश मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और सोचने लगे कि सारे बच्चे उन्हें देखते ही फौरन उनसे लिपट जाएंगे। लेकिन तभी बड़े बेटे सुमित की आवाज़ आई, अरे पापा, आप वापस भी आ गए। कितना मना किया था आपको आने से, लेकिन आप भी अपनी ही करते हो। कुर्सी पर बैठे बैठे सुमित आम अंदाज में कह रहा था। तभी छोटे बेटे सोहन और रोहन दोनों उठकर जाकर रमेश के गले मिले, लेकिन किसी के अंदाज में वो जोश नहीं था जो रमेश को चाहिए था। वो खामोशी से खाने की मेज की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगे तो बड़ी बहू ने तेज आवाज में कहा, यहाँ मत बैठो पापा जी, यहाँ पर सुमित बैठते हैं और सुमित के साथ मैं बैठती हूँ। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमेश को शर्मिंदगी सी होने लगी। वो खामोशी से कुर्सी से हट गया। सुमित जाकर वहाँ आराम से बैठ गया। धीरे धीरे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। रमेश के लिए कोई कुर्सी खाली नहीं बची। सरिता खामोशी से ये सब देख रही थी। वो अपनी जगह से उठ गई और बोली, तुम अंदर कमरे में बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहीं खाना देती हूँ। बेटे बहू का रवैया देखकर रमेश धक्का खा गया। ऐसे स्वागत की तो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसने हैरानी से अपने बच्चों की तरफ देखा, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ बात करने में मस्त थे। सरिता ने उनका हाथ थामा और बोली, यहाँ खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम अंदर बैठ जाओ। ये कहते हुए वो उन्हें लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी रमेश ने ध्यान दिया कि सरिता के भी मेज से उठ जाने पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनका दिल सूखे पत्ते की तरह मुरझा गया। कमरे में जाते ही उसने सरिता से कहा, क्या बच्चे मेरे आने से खुश नहीं हैं? तो सरिता खामोश सी हो गई। फिर उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, दरअसल बच्चे चाहते थे कि तुम अभी कुछ समय और दुबई में गुजार लो। सोहन कारोबार करना चाहता था, उसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। सुमित को भी एक नया प्लॉट खरीदना था, उसके लिए भी उसे पैसे चाहिए थे। इसीलिए तुम्हारे जल्दी वापस आने से वो थोड़े मायूस हो गए हैं। सरिता ने बात को जितना हल्का बनाकर उनके सामने रख सकती थी किया, मगर रमेश का दिल शांत नहीं हो रहा था। उसने कहा, सरिता, मैंने ज़िंदगी भर पैसे ही तो कमाए हैं। अब मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम सबके साथ गुजारूं। सरिता भी खामोश बैठी रही।
कुछ देर बाद जब रमेश का दिल थोड़ा हल्का हुआ तो सरिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया। वो कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल खाली पड़ी थी। सब लोग खाना खाकर उठ चुके थे, सिर्फ बड़ी बहू बर्तन समेट रही थी। उसे देख सरिता ने कहा, बेटा अपने पापा के लिए खाना तो निकाल दो। तो बड़ी बहू एकदम चौंकते हुए बोली, अरे खाना तो बचा ही नहीं, सारी रोटियां भी खत्म हो गई हैं और सब्जी भी। चावल तो आज बच्चों ने ही खत्म कर डाले थे, इसीलिए अम्मा जी आप ऐसा करो, पापा जी को बाहर से कुछ मंगवा दो। अपने अंदाज में बोलकर बहू बर्तन समेटकर अपने कमरे में चली गई। सरिता सोचने लगी कि अगर वो ये बात अंदर जाकर रमेश को बताएगी तो वो और भी ज़्यादा टूट जाएगा। उसने सोचा छोटे बेटे से कह देती हूँ, वो बाहर से खाना मंगवा देगा। सोचते हुए सरिता धीरे धीरे चलती हुई छोटे बेटे रोहन के कमरे के पास आई और जैसे उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अंदर से रोहन की आवाज़ आ रही थी, यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर पापा जी वापस आ गए हैं तो मजबूरी है, बर्दाश्त करो। मैं तो खुद उनकी हरकत से तंग हूँ, इतने साल उनके बिना ही जिंदगी गुजारी है। मुझे तो परिवार के अंदर बैठे हुए बिल्कुल एक अजनबी इंसान लग रहे हैं। बताया भी था उन्हें कि मुझे प्लॉट लेना है, लेकिन मजाल है कि उनके कान पर जूं तक रेंगी हो, अपनी ऐश करके खुद वापस आ गए हैं। बच्चों का तो कभी सोचा ही नहीं। बेटे की बात सुनकर सरिता हैरान रह गई। यहाँ तो सब उसके और रमेश के खिलाफ हो गए थे, वो अब क्या कर सकती थी। खामोशी से अपने कमरे में चली आई। रमेश जो खाने के इंतजार में बैठा था, सरिता को खाली हाथ आते देखकर अंदर तक टूट गया। वो उसके पास आकर बैठ गई तो उसने कहा, खाना खत्म हो गया है, तुम ऐसा करो यहाँ पास में एक होटल है, वहाँ से अपने और मेरे लिए खाना ले आओ। सरिता ने शर्मिंदा होते हुए कहा। तो रमेश के दिल पर जैसे बोझ सा पड़ गया। वो खामोशी से उठा और पैसे लेकर घर से बाहर निकल गया। गलियों का तो उसे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन 2-3 गलियां मुड़ने के बाद उसे होटल मिल गया। वहाँ से खाने के नाम पर उसे पतली सी दाल और मोटी मोटी रोटियां मिली जो वो घर ले आया। वो रोटी ना तो रमेश से खाई गई और ना ही सरिता से। दोनों ने बड़ी मुश्किल से खाना खाया और खामोशी से सो गए। दिन इसी तरह गुजरने लगे। घर में किसी को रमेश के वापस आने पर कोई खुशी नहीं हुई थी। इस बात का रमेश को भी अच्छी तरह एहसास हो रहा था। सब उससे ऊपर ऊपर से बात करते थे। उसका दिल चाहता था कि वो उनसे पूछे कि 20 साल जो उसने इतनी मेहनत करके उन्हें पैसे भेजे थे, आखिर उसका एहसान क्यों नहीं मानते। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे बैठे टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। सुमित भी उनसे कुछ फासले पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी सोहन अंदर आया और बोला, अरे सुमित भैया, सामने वाले की कोठी देखी है, इतनी सुंदर बन गई है, पूरा मार्बल लगाया है उन्होंने। कहते हुए सोहन सुमित के बराबर में बैठ गया। तो सुमित मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेरा भी बहुत मन था कि हमारा भी घर ऐसा ही शानदार हो, लेकिन ना जाने हमारे पापा जी को क्या सूझी कि मुंह उठाकर इंडिया वापस आ गए। ये नहीं कि कुछ साल और वहाँ रुककर कुछ पैसे भेज देते तो हम अपने अपने रहने के लिए अच्छा सा घर बना सकते थे। सुमित ने अपने पापा जी की तरफ देखते हुए सख्ती से कहा। तो रमेश धीरे से बोला, बेटा मैंने इतने साल तो वहाँ पर काम किया है, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं रहा कि मैं दुबई में और काम करता। और वैसे भी तुम सब अपनी नौकरी वाले हो, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, फिर मेरे काम करने की क्या ज़रूरत है। रमेश का इतना कहना था कि उसके बड़े बेटे सुमित ने झुंझुलाकर कहा, अब तुम हमारी कमाई पर भी नज़र रखोगे, भारत में मिलता ही क्या है। तुम्हें अच्छी तरह पता था मैं इतने अरसे से बिजनेस करने की सोच रहा था, अब वो भी नहीं हो पाएगा। हम तीनों को अपने बच्चों के साथ इस खंडर जैसे घर में सारी उम्र रहना पड़ेगा, लेकिन तुम तो खुश हो जाओ क्योंकि अब तुम यहाँ पर ऐश के साथ चारपाई तोड़ते रहोगे। गुस्से से कहता हुआ सुमित अपने कमरे में चला गया। दूसरा बेटा भी बुरा सा मुंह बनाता हुआ अंदर चला गया।
उसे अंदाजा नहीं था कि बच्चे उससे इतनी नफरत करने लगे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने उस अरबी बॉस को फोन मिलाया जिसके पास वो पिछले 20 सालों तक काम करता आया था। उसे याद था कि उस अरबी ने भारत आने से कितना मना किया था। उसने दबे शब्दों में कहा भी था, जब बच्चों को बाप की कमाई से प्यार हो जाए तो उन्हें बाप किसी काम का नहीं लगता। मगर उस समय रमेश ने उसकी एक नहीं सुनी। लेकिन आज अपने बच्चों का रवैया देखकर वो खुद ही शर्मिंदा हो रहा था। उसने अपने बॉस से विनती की कि वो दोबारा दुबई जाकर उसके पास काम करना चाहता है। ये सुनते ही अरबी जोर से हंसकर बोला, क्यों, क्या हुआ? क्या बच्चों ने 2 वक्त की रोटी देने से भी मना कर दिया है? रमेश चुप हो गया। वो अच्छा आदमी था और उसकी रमेश से 20 सालों से अच्छी दोस्ती भी थी। इसीलिए उसने रमेश की बात मानकर इस उम्र में भी उसे अपने पास नौकरी पर रखने को तैयार हो गया। फोन बंद करके रमेश खामोशी से उठा और अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगा। कहाँ जा रहे हो तुम? उसे बैग पैक करते देखकर सरिता ने रोकते हुए कहा। तो रमेश ने उसे सारी बात समझा दी कि उसने फ्लाइट बुक करवा ली है। शाम को वो दोबारा दुबई चला जाएगा। ये सुनकर सरिता सर झुकाकर रह गई। कितने अरसे बाद वो वापस आया था और अब दोबारा जा रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। शाम हुई तो सारे लोग घर में जमा थे। तभी रमेश अंदर से अपना सूटकेस लेकर बाहर निकला तो सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चलता हूँ बच्चों, मैं दोबारा दुबई जा रहा हूँ। मुझे अंदाजा हो गया है कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मेरे बॉस ने मुझे दोबारा फ़ोन करके बुला लिया है, रमेश ने गंभीरता से कहा। तो अचानक सारे बैठे हुए लोगों में जैसे खुशी की लहर सी दौड़ गई। सुमित जो सुबह उनसे बदतमीजी करके गया था, वो एकदम उठा और रमेश के गले से लगता हुआ बोला, यकीन नहीं होता पापा जी, ये तो बहुत खुशी की खबर है। पहले बताया ही नहीं कि तुम जाने वाले हो, वरना हम तुम्हारे लिए शानदार पार्टी रखते। सब बेटे उसके आसपास जमा होकर प्यार भरी बातें करने लगे तो रमेश भी बस मुस्कुराकर रह गया। इस प्यार की सच्चाई क्या थी ये तो वो भी देख चुका था। मुस्कुराते हुए वो घर से बाहर निकल गया। सरिता भी हैरान थी कि बच्चों ने कैसे अपना रंग बदला है। आज सारे बच्चे बहुत ही खुश थे। सुमित फिर से अपने बिजनेस की बातें करने लगा। सोहन भी बोल रहा था कि जैसे ही पापा जी पैसे भेजेंगे वो सामने वाली कोठी खरीद लेंगे और सारे के सारे वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। सरिता खामोशी से अंदर अपने कमरे में चली गई। अब घर में दोबारा से इंतजार किया जा रहा था कि कब रमेश दुबई से पैसे भेजे, लेकिन अब रमेश ने घर में फ़ोन करना बंद कर दिया था। वो फ़ोन अगर करता भी तो रात को सबके सो जाने के बाद करता, ताकि सरिता के अलावा कोई उससे बात ना कर सके। बच्चे पूछते, अम्मा पापा जी को वहाँ जाते ही नौकरी तो मिल गई है ना? कहीं ऐसा ना हो वो कुछ दिन बाद दोबारा वापस आ जाएं। हमने तो सामने वालों से बात भी कर ली है कि कोठी हम खरीदने वाले हैं, मालिक भी तैयार है, 1 करोड़ मांग रहा है। बेटों की बात सुनकर सरिता चुप रह जाती, कुछ ना बोलती। इसी तरह 6 महीने गुजर गए, लेकिन रमेश ने बाहर से कोई पैसा नहीं भेजा। अब उसके तीनों बेटे झुंझला गए। एक दिन सुमित ने कहा, यार सोहन, पापा जी को फ़ोन करके पता तो करें, आखिर वो गए कहाँ हैं। मैंने तो बिजनेस भी शुरू कर दिया है, अब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरिता भी एक तरफ बैठी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। 6 महीने का समय खामोशी से गुजर गया। सामने वाली कोठी बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। सुमित मजबूरी भरी नज़रों से उस कोठी को देखता रहा। तीनों भाइयों की एक ख्वाहिश थी कि वो ये कोठी खरीद लें। कोठी पर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड उन्हें चिढ़ाता रहा। एक दिन सुमित उठा तो हैरान रह गया, क्योंकि कोठी का दरवाज़ा खुला था और दरवाजे के ऊपर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड भी हट चुका था। लग रहा था कि वो कोठी बिक चुकी है। सुमित के मुंह से उदासी भरी आवाज़ निकली तो बाकी के बेटे, बहू और बच्चे आसपास जमा हो गए
और हसरत भरी नज़रों से उस कोठी को देखने लगे। यहाँ कोई नया नया शिफ्ट हुआ था, क्योंकि बिल्कुल नया फर्नीचर ट्रक से उतार कर नौकर घर के अंदर रख रहे थे। सुमित की पत्नी लालच भरी नज़रों से देखते हुए बोली, लगता है कोई बहुत ही अमीर आदमी आया है जिसने ये कोठी खरीदी है। सामान भी तो देखो कितना मंगवाया है। कुछ देर तक देखते रहने के बाद भी उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वो कोठी किसने खरीदी है। खामोशी से सब लोग घर के अंदर आ गए। शाम को सुमित की पत्नी खाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी अचानक उनके पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी आ गई। तो सुमित की पत्नी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या बात है आंटी जी, आज क्या चाहिए तुम्हें? तो शर्मा आंटी हंसने लगी। अरे नहीं भाई, अब तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत है, मैं तो सरिता से मिलने आई थी। सरिता सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई है, तो मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि तुम लोग उनके साथ क्यों नहीं गए। शर्मा आंटी की बात सुनकर सुमित की पत्नी एकदम चौंक उठी और बोली, क्या कहा तुमने? अम्मा जी कहाँ गई हैं? सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई, वो तो यहीं। बोलते बोलते सुमित की पत्नी अचानक बीच में ही रुक गई। तभी उसे ख्याल आया कि सुबह से सरिता घर में कहीं दिखाई भी नहीं दी थी। उनका वजूद इस तरह बेमकसद था कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा कि वो सुबह से कमरे से बाहर निकली भी या नहीं। अरे लो, तुम उनकी बहू हो, तुम्हें पता ही नहीं। सुबह ही तो सरिता ने ये सामने वाली कोठी खरीद कर अपने नाम की है और इतना अच्छा फर्नीचर मंगाकर अंदर सेट करवाया है। बिल्कुल राजाओं जैसा घर लग रहा है। आज उन्होंने पूरे मोहल्ले को पार्टी पर बुलाया है। भाई रमेश के दोबारा दुबई जाने से तो ठाठ बाट आ गई है, इसीलिए तो उन्होंने इतना बड़ा घर खरीद लिया है। शर्मा आंटी खुशी से चौंकते हुए कह रही थी और सुमित की पत्नी पर तो जैसे कोई आसमान ही टूट पड़ा। सब धीरे धीरे शर्मा आंटी के आसपास जमा हो गए। सोहन ने भागकर अम्मा के कमरे में देखा तो वहाँ सरिता नहीं थी। लो, तुम में से तो किसी को खबर ही नहीं, भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। शर्मा आंटी मुंह बनाकर घर से बाहर निकल गई। सबने लपक कर दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा तो सच में सामने वाली कोठी के बाहर हलवाई खाना बना रहे थे। अम्मा ने ये कोठी कब खरीदी, ये सोचकर ही तीनों भाई हैरान हो रहे थे। जल्दी तैयार हो जाओ, जब सारा मोहल्ला कोठी में जा रहा है तो आखिर वो हमारी अम्मा की कोठी है, तो अब हम भी वहीं उनके साथ रहेंगे। शायद अम्मा ने हमें सरप्राइज देने के लिए ये सब कुछ किया है। अचानक सुमित ने खुशी भरे अंदाज में कहा तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सब फटाफट अपने अपने कमरों में तैयार होने चले गए। बाहर निकले तो कोठी किसी दुल्हन की तरह सज चुकी थी। चलो चलो, अब हम इस पुराने मकान में नहीं रहेंगे। हम तो अम्मा पापा को ऐसे ही समझते थे, लेकिन अम्मा ने हमें कितना बड़ा सरप्राइज दिया है, सुमित ने खुशी से कहा और सब लोग उस कोठी की तरफ चल पड़े। अंदर जाकर देखा तो सरिता महंगी साड़ी पहने एक बड़े से सोफा पर बैठी हुई थी। मोहल्ले के सब लोग अपनी मर्जी से खाना निकाल कर खा रहे थे। हम लोग आम लोगों की तरह खाना क्यों खाएंगे? सीधा अम्मा के पास चलो, वो तो हमें डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाएंगी, सुमित ने गर्व से कहा और सब लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए सीधा सरिता के सामने जाकर खड़े हो गए। अम्मा, तुमने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया कि खुशी के मारे हमें यकीन ही नहीं हो रहा। ये कोठी खरीदने की तो हमारी सालों पुरानी ख्वाहिश थी, तुमने तो हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, तीनों भाइयों ने एक साथ कहा। तो सरिता धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये कोठी मैंने नहीं खरीदी, बल्कि इसके असल मालिक तो वो हैं। सरिता ने एक और इशारा किया। तीनों बेटों ने चौंक कर देखा तो सामने ही महंगे कपड़ों में रमेश चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मोहल्ले के सारे लोग उनसे बड़े आदर के साथ मिल रहे थे। पापा जी, अरे आप कब वापस आ गए और आपने ये कोठी कैसे खरीदी? सुमित के मुंह से निकला। तब तक रमेश भी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ गए तो तीनों भाइयों ने उनके गले लगते हुए कहा, शुक्रिया पापा जी, आपने दुबई वापस जाकर दोबारा हमारे लिए इतने पैसे कमाए
ताकि आप हमारे लिए ये कोठी खरीद सको। मुझे पता था कि आप ये सब जरूर करोगे, सोहन ने कहा। तो रमेश मुस्कुराते हुए बोला, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ये घर तो मैंने अपने और सरिता के लिए खरीदा है। जिस तरह तुम्हारे घर में मेरे और सरिता के लिए कोई जगह नहीं थी, हमारे लिए खाना भी नहीं बचता था, बिल्कुल इसी तरह मेरी इस कोठी में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मोहल्ले के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और खाना खा रहे हैं। तुम लोग भी उनके साथ खाना खाकर वापस अपने घर चले जाओ। इससे ज़्यादा रुकने की तुम्हें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही तीनों भाइयों पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा। वो कुछ बोलते इससे पहले ही लोगों ने उन्हें धक्का देते हुए एक तरफ कर दिया। सब लोग खाना खाकर चले गए, लेकिन वो तीनों भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अब भी एक तरफ कोने में खड़े थे। तभी नौकरों ने आकर उन्हें पीछे हटाते हुए कहा, अगर आप लोगों को खाना खाना है तो सामने खाना रखा है, खा लीजिए, नहीं तो मालकिन और साहब के सोने का समय हो गया है, घर को बंद करना है। नौकरों की बात सुनकर तीनों भाई अपना सा मुंह लेकर घर वापस आ गए। अब तीनों लड़के सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। इसीलिए अब उनकी इस मामूली सी नौकरी से घर का खर्च चलाते हुए तीनों भाई उसी पुराने मकान में रहने लगे। धीरे धीरे घर के खर्च बढ़े तो घर का खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन सुमित ने मुंह बनाकर कहा, यार आज फिर तूने दाल बना दी, पिछले 2 दिन से दाल ही तो खा रहे हैं। तो उसकी पत्नी बोली, तुम्हारी सैलरी खत्म हुए 15 दिन गुजर चुके हैं, ये तो सोहन भाई ने थोड़े से पैसे दिए थे जिससे घर चल रहा है, ऐसे में अब रोज दाल ही खानी पड़ेगी। तीनों भाई परेशान सूरत में बैठे जैसे तैसे करके वो पतली दाल खाने ही लगे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। तो रोहन झुंझलाता हुआ उठा और जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा बच्चा ट्रे हाथ में लिए खड़ा था। अंकल, सामने वाली आंटी ने आपके लिए खाना भेजा है। ये सुनकर रोहन ने हैरानी से देखा तो सड़क के दूसरे किनारे खुले दरवाजे पर सरिता खड़ी थी। जैसे उसने रोहन को ट्रे पकड़े देखा, वो फौरन अंदर चली गई। रोहन को भी एक झटका सा लगा कि अम्मा पापा ने तो उससे कब का रिश्ता तोड़ लिया था, तो फिर आज ये खाना कैसे भेज दिया। वो हैरत से ट्रे लेकर अंदर चला आया जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। अम्मा ने तो ये खाना भेजा है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी दौड़ गई, क्योंकि ट्रे में कई तरह की डिशेस रखी थी। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अम्मा का दिल नरम हो गया है, चलो सब उनसे माफ़ी मांगते हैं। जल्दी जल्दी ट्रे में रखा खाना खाकर वो सब सरिता के घर के सामने आ खड़े हुए। सबकी हालत ऐसी थी जैसे गरीब भिखारी हों। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो तीनों भाई लपक कर घर के अंदर पहुंच गए। सबके कदमों में तेजी आ गई। सरिता ने भी उन्हें आता देख लिया था। उसने अपने हाथ में ली हुई तस्वीर खामोशी से दाएं तरफ रख दी। तीनों भाई जाते ही अम्मा के पैरों से लिपट गए। अम्मा, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम दोनों का ख्याल नहीं किया, लेकिन भगवान के लिए हमारे हाल पर रहम करो। हम अब तुम दोनों के बिना नहीं रह सकते। तीनों भाई गिड़गिड़ा रहे थे। बच्चों की ऐसी हालत देखकर सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भी माँ थी, बच्चों के बिना इतने अरसे से कैसे गुजार रही थी, ये तो उसका दिल ही जानता था। पोते पोतियाँ भी दादी दादी करते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों को तो शायद वो माफ़ ना करती, लेकिन पोतों की शक्ल देखते ही वो सब कुछ भूल गई। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, इस घर में तुम लोग उस समय तक नहीं रह सकते जब तक तुम्हारे पापा जी तुम्हें माफ़ ना कर दें, और वो तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं सुनते। सरिता ने बेबसी से कहा, तो ठीक है। उसी समय दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। रोते हुए सुमित ने अपनी आंखें साफ की। सोहन और रोहन भी उठ खड़े हुए। खुले दरवाजे से रमेश अंदर आ रहे थे। सफ़ेद रंग के सूट में उनकी शख्सियत बहुत रौबदार लग रही थी। तीनों बेटे अपने आप एक कदम पीछे हट गए।
क्योंकि रमेश के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। इन तीनों के यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? रमेश गुस्से से बोला, लेकिन उनकी आवाज़ दुख के मारे लड़खड़ा रही थी। तभी अचानक सरिता भी उठ खड़ी हुई। बस करो तुम, मैं अपने बच्चों से अब और ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। भगवान ने तुम्हें इतनी दौलत दी है, अगर तुमने दुबई में कुछ समय परेशानी में गुजारा तो आज उसका फल भी मिल चुका है। अब अपने बच्चों पर रहम करो, उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं होता। इन सब की हालत देखो, समय से पहले बूढ़े दिखने लगे हैं। मेरे बच्चों पर मेरे घर के दरवाजे बंद मत करो। कहते कहते सरिता का गला भर आया। रमेश जैसे खामोश हो गया। तभी सुमित ने इशारा किया और तीनों भाई लपक कर पापा के पैरों में जा गिरे। पापा जी, हम तब तक आपके पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें माफ़ ना कर दो, सोहना गिड़गिड़ाते हुए बोला। रमेश कुछ पल तो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, मगर ये सच था कि एक बाप को भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार होता है जितना कि एक माँ को। उसने कांपते हाथों से अपने तीनों बेटों को उठाया और अपने गले से लगा लिया। ये देख तीनों भाइयों के चेहरे खुशी के मारे खिल उठे। जाओ, अपना सामान उठाकर ले आओ, अब तुम लोगों को गरीबी में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। रमेश की आवाज़ सुनकर यूं लगा जैसे उसने किसी मुर्दा शरीर में जान डाल दी हो। तीनों भाई अगले आधे घंटे में ही अपने घर से सारा जरूरी सामान उठाकर ले आए। सरिता के घर का माहौल तो हैरान कर देने वाला था। रमेश ने तीनों बेटों को नौकरी छोड़ने को तो नहीं कहा था, मगर वो खुद तो जैसे तैयार बैठे थे। उन्होंने अगले ही दिन अपने अपने इस्तीफे जमा कर दिए और सुबह सुबह उठकर तैयार हो गए। जब रमेश अपने कमरे से ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो तीनों बच्चे तैयार सामने खड़े थे। रमेश फौरन समझ गया कि बच्चे उसके साथ बिजनेस में हिस्सा लेना चाहते हैं। उसने ठंडी सांस ली और नाश्ता करने के लिए बैठ गया। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा जी, आप ऐसा करो, फाइनेंस का काम मेरे हिस्से में डाल दो। मुझे वैसे भी बड़ा अनुभव है फाइनेंस के कामों को देखने का। तो रमेश भी मुस्कुरा दिया, ठीक है, मैं वैसे भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ, सारी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, मगर याद रखना कि फैक्ट्री के लेन देन के कामों में जरा ध्यान रखना। कहीं पर 1 रुपए की भी गड़बड़ हुई तो सारा हिसाब खराब हो जाएगा। सुमित ने सर हिला दिया। उस दिन वो तीनों ही रमेश के साथ काम पर चले गए। सरिता की बहुएं सास के दिए हुए पैसों से खूब सारी शॉपिंग करके ले आई और अब अपनी अलमारी में लटके हुए ब्रांडेड कपड़ों को हैरत से देख रही थी। एक दिन सुमित की पत्नी खूब तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो सरिता ने कहा, बहू जरा मुझे 1 कप चाय तो बना दो। तो बड़ी बहू ने एक नज़र अपने सूट और ताज़ा लगी हुई नेल पॉलिश को देखा। अब मैं इनके लिए किचन में जाकर चाय बनाऊं, मेरी सारी तैयारी खराब हो जाएगी। उसने मन ही मन में सोचा, मगर साथ ही बिगाड़ भी तो नहीं सकती थी। अम्मा जी, अभी बनाकर लाती हूँ, और मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। सामने ही काम वाली किचन में सफाई कर रही थी। सारे काम छोड़ो, पहले अम्मा जी के लिए चाय बनाओ, उसने काम वाली को हुक्म दिया और सर पर खड़ी रही। चाय बनाकर उसने उसी के हाथों सरिता के लिए भेज दी। दिन खामोशी से गुजरने लगे। एक दिन नाश्ते की मेज पर रमेश कुछ परेशान थे। क्या हुआ, तुम नाश्ता नहीं कर रहे? सरिता ने पूछा तो रमेश झुंझलाते हुए बोले, पता नहीं सरिता, कुछ समझ नहीं आ रहा, अकाउंट में लगातार गड़बड़ हो रही है, बड़े बड़े अकाउंट्स ना जाने कहाँ चले जाते हैं। लेन देन के काम में पहले तो कभी इस तरह की दिक्कत नहीं हुई थी जैसी अब हो रही है। सरिता खामोश सी हो गई। कुछ देर बाद वो ऑफिस चले गए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ऑफिस से फ़ोन आ गया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रमेश को हार्ट अटैक आया है। उसका एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ था जिसकी वजह से उसे बहुत सदमा लगा। सरिता के हाथ से मोबाइल शूट कर नीचे जा गिरा। सुमित, सुमित, उसने चिल्लाकर आवाज़ दी। सुमित अंदर कमरे में अपनी पत्नी के हाथों में सोने के कड़े पहना रहा था। क्या हुआ अम्मा? उसने कमरे के अंदर से ही आवाज़ लगाई, लेकिन सरिता तो फूट फूट कर रो रही थी। नौकर दौड़कर सुमित के पास आया। ऑफिस से फ़ोन आया था, आपके पापा जी को हार्ट अटैक आया है।
खबर ऐसी थी कि सुमित थोड़ा घबरा सा गया। वो जल्दी से बाहर निकला, मगर पीछे उसकी पत्नी ने जल्दी से सुमित की दी हुई नोटों की मोटी मोटी गड्डियां अलमारी में छुपा दी। दोनों छोटे बेटे भी उठकर बाहर आ गए। अरे अम्मा, तुम रोना धोना बंद करो, हम अभी जा रहे हैं ना, देखते हैं पापा जी को क्या हुआ है, सोहन ने झुंझलाते हुए अंदाज में कहा। तो सरिता एकदम खामोश हो गई। तभी बड़ी बहू बाहर निकली और मुंह बनाकर बोली, अभी पापा जी मरे नहीं हैं जो तुम इस तरह आंसू बहा रही हो। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरिता हैरान रह गई। रमेश अभी सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचे थे कि घर वालों के तेवर दोबारा बदलने लगे। सरिता खामोश बैठी रही। रात का अंधेरा फैला तो गाड़ी रुकने की आवाज आई। सरिता दौड़कर बाहर आई। तीनों भाई वापस आ गए थे और खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे पापा जी ठीक तो हैं? सरिता ने चिंतित लहजे में पूछा। सुमित बोला, अरे नहीं अम्मा, हॉस्पिटल में इतना समय कहाँ रुका जाता है, पापा जी की तबीयत को संभलने में काफ़ी समय लग जाएगा, तुम फिक्र मत करो, अंदर जाकर सो जाओ, मैं हॉस्पिटल के एक लड़के को पैसे देकर आ गया हूँ, अगर कोई काम हुआ तो वो मुझे बुला लेगा, मुझे तो अब वहाँ के बिस्तरों पर नींद ही नहीं आती। कहते हुए सुमित अंदर चला गया। छोटे बेटे भी अपने हाथों में मोबाइल थामे अपने अपने कमरों में चले गए। थोड़ी ही देर के बाद सोहन बाहर निकला तो उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। दोनों ही खूब तैयार हुए थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? अपने पापा जी को देखने जा रहे हो? तो मुझे भी साथ ले चलो, सरिता ने चिंतित होकर कहा। तो सोहना झुंझलाकर बोला, अम्मा और भी काम है दुनिया में, अपनी पत्नी को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, पापा जी को देखने तुम सुबह चले जाना। चिढ़कर कहते हुए वो दोनों बाहर निकल गए। सरिता का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। बच्चों के ये तेवर उसे बहुत कुछ समझा रहे थे। वो बस भगवान से यही दुआ कर रही थी कि रमेश को कुछ ना हो। अगले दिन रमेश को होश तो आ गया, मगर उसे एक लंबे अरसे तक आराम करने को कहा गया। वो खुद ही इतना कमजोर हो गया कि बेड से नीचे पैर भी नहीं रख सकता था। तीनों बेटे उसे अस्पताल भी लेने नहीं गए। ऑफिस का कोई बहाना बनाकर तीनों ने आने से मना कर दिया। तो सरिता ने नौकरों को भेजकर रमेश को घर बुलाया। पूरा दिन गुजर गया, शाम होने लगी, लेकिन रमेश के कमरे में कोई उसका हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया। बाहर से हंसी मजाक और शोर की आवाजें आ रही थी। सिर्फ नौकर ही थे जो खाने पीने और कोई काम पूछने के लिए रमेश के कमरे में आ रहे थे। ये देख रमेश की आंखें भीग गई। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। अगले दिन सरिता उसके पास से उठी तो रमेश इशारे से पानी मांग रहा था। उसने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, रमेश के लिए पानी ले आओ। काम वाली तक उनकी आवाज पहुंच गई थी। वो पानी भरकर कमरे की तरफ जाने लगी। तभी अंदर से बड़ी बहू चिल्लाते हुए आई और बोली, क्या तुम हर समय पानी और खाना कमरे के अंदर पहुंचाती रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? तुमसे कहा तो था मेरी सहेलियां खाने पर आ रही हैं, पहले उनके लिए खाने का इंतजाम करो। बूढ़ी को पानी लेना होगा तो खुद आकर ले लेगी। बड़ी बहू के टोकने पर नौकरानी शर्मिंदा होकर वापस किचन की तरफ मुड़ गई। घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू के हाथ में थी। नौकरों को सैलरी भी वही दिया करती थी, इसीलिए हुक्म भी उसी का चलता था। बहू की बात सुनकर सरिता भी हक्की बक्की रह गई। तो ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए था। बेटे और बहू उनके पास शर्मिंदगी की वजह से नहीं आए थे, बल्कि उन्हें ये दौलत और राजपाट चाहिए था जो उनके माँ बाप के पास था। रमेश बार बार पानी मांग रहा था। सरिता घबराकर कमरे से बाहर निकली और पानी का गिलास भरकर ले आई। तभी सुमित कमरे के अंदर आया। उसके साथ काले रंग का कोट पहने एक वकील भी था। वकील साहब ने कहा, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी पेपर्स पर साइन करवाएं, मेरे बहुत से काम सिर्फ इस वजह से फंसे हुए हैं। सुमित कहते हुए अंदर आया और अपने बाप से बोला, पापा जी अब आप थोड़े ठीक हो गए हो, आपको कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं। रमेश एकदम चौंका। किस तरह के पेपर्स पर साइन करने हैं? उसने वकील के हाथ में फाइल देखते हुए कहा। तो सुमित ने एकदम अपना सर उठाया और गुस्से से बोला,
अब तुम बेड पर पड़े हो, मौत सिर्फ तुम्हारे कुछ कदम के फासले पर है और तुम्हें ये पड़ी है कि मैं तुमसे किस पेपर्स पर साइन करवा रहा हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते अभी इस दुनिया की चाहत को? क्या मरकर भी इस प्रॉपर्टी को अपने साथ ले जाओगे? जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो ताकि ये फैक्ट्री मेरे नाम हो जाए और मैं इसे ठीक तरीके से चलाऊं। ना जाने तुमने कैसे कैसे लोगों को भर्ती करके फैक्ट्री का नुकसान करवा रखा है। ऊपर से तुम ना जाने लाखों रुपए हर महीने बेकारों के लिए क्यों भेज देते हो। ठेका ले रखा है हमने उन अनाथों को पालने का। मैं तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए तुम चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और हमारी जान छोड़ो। सुमित की बात सुनकर रमेश के गले से कोई आवाज़ ना निकली, मगर सरिता को बहुत गुस्सा आया। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो अपने बाप से? देख नहीं रहे कि वो पहले ही कितना बीमार हैं और तुम्हें ये फैक्ट्री अपने नाम करवानी है? क्या तुम भूल गए हो कि ये फैक्ट्री सिर्फ उनकी है, तुम लोगों में से किसी की नहीं? इतना सुनते ही सुमित गुस्से से बोला, तो फिर ठीक है, मैं फैक्ट्री जाना छोड़ देता हूँ। सोहन और रोहन से भी कह दूंगा कि वो फैक्ट्री ना जाएं। फिर मैं देखता हूँ पापा जी किस तरह इस फैक्ट्री को चलाते हैं। ये तो बेड पर पड़े रहते हैं, तुम जाकर बैठ जाओगी फैक्ट्री में। 2 समय की रोटी के लाले ना पड़ गए तो मेरा नाम बदल देना। सुमित ने गुस्से से कहा तो सरिता दंग रह गई। सरिता ने हाथ उठाकर मना कर दिया। उस वकील को कहा यहाँ से चला जाए, मेरा अपना वकील है, आज शाम मैं उसे बुला लूंगी। जो पेपर साइन करवाने हैं उसके सामने होंगे। ये सुनकर सुमित के चेहरे पर खुशी फैल गई। तो आखिरकार पापा जी मान ही गए फैक्ट्री मेरे नाम करने को। वो जल्दी से वकील को पकड़कर बाहर ले गया और रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। शाम हुई तो वकील घर के अंदर आया। अरे अरे वकील साहब, जल्दी से आइए, आपने बड़ा इंतजार करवाया है। सुमित लपक कर आगे बढ़ा, लेकिन वकील गंभीरता से रमेश के कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। वकील साहब, ये रहे पेपर्स, मैंने पहले ही बना लिए हैं, आप इन्हें देख लें। जहाँ जहाँ पापा जी के साइन करवाने हैं आप करवा दीजिए। सुमित ने अपने हाथों में ली हुई फाइल बड़ी खुशी से वकील की तरफ बढ़ाई। तो वकील ने कहा, किसी पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, रमेश ने पहले ही सारे पेपर्स बना रखे हैं। आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया ही सिर्फ इसीलिए है कि मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख सकूं। वकील साहब ने सख्त लहजे में कहा। तो सुमित समेत सारे लोग उठ खड़े हुए। क्या पापा जी ने पहले सब चीज़ें हमारे नाम कर दी? मेरे नाम क्या क्या है? मुझे तो ये घर चाहिए, शुरू से ही मुझे ये कोठी बहुत पसंद है, सुमित ने खुशी से चौंकते हुए कहा। तो सोहन बोला, अरे ऐसे कैसे ये कोठी तुम ले लोगे, हमारा भी हिस्सा है इस घर में। तो सुमित चिल्लाकर बोला, पापा जी की फैक्ट्री तो मैं ही संभालता हूँ, इसीलिए वो तो मेरे ही नाम होगी। तुम कितना कारोबार संभालते हो? रोहन ने झुंझलाकर कहा। सुमित बाई, मैंने खुद देखा है तुम्हें अकाउंट में गड़बड़ करते हुए और मोटी मोटी गड्डियां लाकर भाभी को देते रहते हो, इसलिए तो तुमने DLF में अपना एक फ्लैट भी ले लिया है। तुम छुप छुप कर पापा जी की दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। पापा जी की फैक्ट्री तो मेरे नाम पर होगी। रमेश खामोशी से ये सब देख रहे थे। अचानक उन्होंने अपना हाथ उठाया, चुप हो जाओ, और वकील साहब को इशारा कर दिया। तो वकील ने बोलना शुरू किया, जब आप लोग सामने वाले घर में रहते थे तो रमेश की एक बार तबीयत खराब हुई थी, तभी उन्होंने अपनी विल बनवा ली थी। इस बिल के मुताबिक ये घर और फैक्ट्री सरिता के नाम पर है। उनकी मर्जी से इस जायदाद का बंटवारा होगा, लेकिन अगर वो ना चाहें तो इस फैक्ट्री और घर में से तुम एक ईंट भी उठाकर अपने नाम नहीं कर सकते। बल्कि अगर वो तुम लोगों को इस घर से निकालना चाहें तो अभी इसी समय निकाल सकती हैं। तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं होगा। वकील साहब ने बिल पढ़कर सुनाई तो सुमित समेत सबको सांप सूंघ गया। ये सब क्या है? पापा जी, आपने हमारे नाम पर कुछ भी क्यों नहीं रखा? सुमित चिल्ला उठा तो रमेश मुस्कुराते हुए बोला, तुम जैसे आस्तीन के सांपों को मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दे दिया था। मैंने तुम लोगों को दूसरा मौका दिया, इस घर में रहने की इजाज़त दी, कारोबार में हिस्सा दिया, लेकिन तुम मेरी ही पीठ में छुरा घुसाते चले गए। इसी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई
अब तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं कुछ दिनों में सेहतमंद हो जाऊंगा तो अपना बिजनेस खुद देख लूंगा। रमेश ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात पूरी की। तो तीनों भाई सर पकड़कर बैठ गए, मगर अब रमेश और सरिता उन तीनों पर कोई रहम नहीं दिखाने वाले थे। नौकरों ने रमेश के हुक्म पर उन सबको घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा था कि उनका पुराना घर अभी तक बिका नहीं था। इतने दिन तक शानदार जिंदगी गुजारने के बाद थके टूटे कदमों से वो सब अपने घर आए तो धूल और मिट्टी ने उनका स्वागत किया। आज तीनों भाइयों के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। घर से निकाले जाने के बाद तीनों भाइयों की हालत बहुत खराब हो गई। पुराना मकान धूल मिट्टी से भरा पड़ा था। महीनों से कोई वहां रहा ही नहीं था। पंखे बंद, नल बंद, किचन में बर्तन भी नहीं। पहली रात तीनों परिवार जमीन पर चटाई डालकर सोए। बच्चे भूख से रो रहे थे। बहुएं एक दूसरे को ताने दे रही थीं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही पापा जी से बदतमीजी की थी। तुम चुप रहो, तुमने ही तो गहने और पैसे छुपाए थे। सुमित रात भर छत देखता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब पापा जी दुबई से पैसे भेजते थे और वो शान से दोस्तों को पार्टी देता था। आज 1000 रुपये के लिए भी मोहताज हो गया था। दूसरी तरफ कोठी में रमेश जी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। सरिता दिन रात उनकी सेवा कर रही थी। डॉक्टर ने मना किया था कि तनाव मत लेना, लेकिन रमेश का दिल बच्चों के लिए तड़पता था। एक दिन सरिता ने कहा, सुनो जी, बच्चे भले ही बुरे हों पर हैं तो अपने ही, कहीं भूखे प्यासे मर ना जाएं। रमेश खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, वक्त आने दो सरिता, इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है। हफ्ता बीतते बीतते नौकरी भी छूट गई। सुमित जिस कंपनी में फाइनेंस देखता था वहां गड़बड़ पकड़ी गई। सोहन ने इस्तीफा दे दिया था। अब कोई नई नौकरी नहीं मिल रही थी। रोहन की सैलरी इतनी कम थी कि घर का राशन भी पूरा नहीं पड़ता था। एक दिन तीनों भाई फिर सरिता की कोठी के गेट पर पहुंचे। दरवाजा बंद था। चौकीदार ने कहा, साहब ने मना किया है, कोई अंदर नहीं जाएगा। तीनों वहीं गेट के बाहर बैठ गए। बच्चों ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। तभी अंदर से नौकर खाना लेकर निकला। बच्चों को देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने चुपके से 4 रोटी और सब्जी का डिब्बा गेट के पास रख दिया और चला गया। सुमित ने वो डिब्बा उठाया, आंखें भर आई। देखो सोहन, आज हमें पापा जी के नौकर से खाना मांगना पड़ रहा है। माफी का दिन। 15 दिन बाद रमेश थोड़े ठीक हुए। सरिता ने कहा, चलो मंदिर चलते हैं, मन शांत होगा। रमेश मान गए। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, सामने वही नज़ारा था। तीनों बेटे, तीनों बहुएं और 6 पोते पोतियां गेट के बाहर जमीन पर बैठे थे। सबके कपड़े मैले, चेहरे उतरे हुए। जैसे ही रमेश ने उन्हें देखा, उनके पैर वहीं रुक गए। सुमित सबसे आगे आया और धड़ाम से पैरों में गिर पड़ा। पापा जी, माफ़ कर दो, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। हमने आपकी कदर नहीं की, हमें लालच ने अंधा कर दिया था। आज हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे। अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो हम यही दम तोड़ देंगे। सोहन और रोहन भी रोते हुए बोले, पापा जी, एक मौका और दे दो, हम आपकी सेवा करेंगे, नौकर बनकर रहेंगे, बस घर से मत निकालो। पोतों ने आकर दादाजी के पैर पकड़ लिए। दादाजी, हमें माफ़ कर दो ना। रमेश का दिल भर आया। 20 साल की मेहनत, बेइज्जती, बीमारी, सब एक पल में याद आ गया। लेकिन सामने खून था, अपना खून। सरिता की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने रमेश का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, जो गलती मान ले वो इंसान होता है। रमेश ने गहरी सांस ली। कांपते हाथों से तीनों बेटों को उठाया और गले लगा लिया। उठो, रो मत, इंसान गलती करता है तभी सीखता है। लेकिन अब एक शर्त है, इस घर में इज्जत से रहना होगा, मेहनत करनी होगी, दौलत पर नहीं, रिश्ते पर भरोसा करना होगा। तीनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। नई शुरुआत। उस दिन के बाद सब फिर एक साथ रहने लगे। लेकिन अब माहौल बदल गया था। सुबह 6 बजे सब उठते, रमेश फैक्ट्री जाते, तीनों बेटे भी उनके साथ। सरिता और बहुएं मिलकर घर संभालती। बड़ी बहू अब खुद सरिता के लिए चाय बनाकर लाती। अम्मा जी, लीजिए चाय, माफ़ कर दीजिए पहले की गलतियों के लिए। रमेश ने फैक्ट्री का 30% हिस्सा तीनों बेटों के नाम कर दिया।
बाकी 70% सरिता के नाम और कुछ अनाथ आश्रम के नाम, ताकि तुम कभी लालच ना करो और समाज का भी भला हो। धीरे धीरे घर में फिर रौनक लौट आई। दिवाली पर पूरे मोहल्ले में मिठाई बटी। रमेश ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, बेटे वही अच्छे होते हैं जो बुढ़ापे में लाठी बने, और माँ बाप वही समझदार होते हैं जो बच्चों को संस्कार दें, सिर्फ पैसा नहीं। उस दिन के बाद वो पुराना मकान तोड़कर वहाँ गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवा दिया गया। नाम रखा गया रमेश सरिता विद्या मंदिर। सीख, पैसे से घर नहीं बनता, घर बनता है प्यार, इज्जत और संस्कार से। जो आज अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, कल वो भी बूढ़ा होगा। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।